मैं हूं डीके सिन्हा। दोस्तों, निफ्टी अपने पीक से लगभग 15% करेक्ट हो चुका है और FY26 की भी समाप्ति हो गई है, जहां पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 22,331.4 पर। इसका मतलब है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में मार्केट ने लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर, अब तो बुफे इंडिकेटर भी 114% पे आ गया है। क्या ये सही वक्त है कि हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या फिर मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है? मुझे इस बात की खुशी होती है कि इस चैनल के दर्शक अलग अलग एंगल से मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। कहीं निफ्टी और तो नहीं गिरेगा, ये चिंता का विषय सभी के दिमाग में रहता है। लेकिन एक मार्केट की सत्यता यह है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति मार्केट का प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। और आज हम वही करेंगे। वाई शुड यू प्रिडिक्ट द मार्केट? आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करने की आवश्यकता क्यों है? आपको सिर्फ चेक करना है कि रिस्क वर्सेस रिवार्ड क्या मिल रहा है। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप वैल्यूएशन एनालिसिस और मोमेंटम एनालिसिस के अलग अलग मेथड्स को सीख सकें, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ प्राइस के बारे में नहीं है। इट इज ऑल अबाउट वैल्यू प्लस ग्रोथ प्लस मोमेंटम। लेट अस मेक इट सिंपल। द मैक्रो व्यू, द बुफे इंडिकेटर। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो लेवल पर। बुफे इंडिकेटर किसी भी देश की इकोनॉमी के मुकाबले उसके स्टॉक मार्केट की हेल्थ बताता है। 31 मार्च 2026 के डेटा के हिसाब से इंडिया का ओरिजिनल बुफे इंडिकेटर अब 114.42% पर है। याद रखिए, जब निफ्टी पीक पर था तो ये 142% के ऊपर चला गया था। अब ये जो ओरिजिनल बुफे इंडिकेटर कैलकुलेट हुआ है वो किस कंसिडरेशन पे हुआ है? अल्टीमेटली बुफे इंडिकेटर करता क्या है? वो मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंपेयर करता है। ये रेशियो है जो इंडिया की जीडीपी के साथ में कंपेयर करता है। तो हमारी करंट जीडीपी को इसने पकड़ा है $3,794 बिलियन। जबकि एक्चुअल टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी अब करीब $4 ट्रिलियन की है, यानी 4,000 बिलियन डॉलर्स की है। इस रेशियो का 10 ईयर का मैक्सिमम है 152.11% और मिनिमम रहा है 58.03%। आज ये 114% पे आने का मतलब है कि मार्केट सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड जोन से निकलकर अब फेयर वैल्यू जोन में आ चुका है। एक और वेरिएंट है इसका, जिसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड बफेट इंडिकेटर, जिसमें हम सेंट्रल बैंक के असेट्स को भी शामिल करते हैं। इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा रेशियो जो निकल के आता है 102.65% है, जो अगेन फेयर वैल्यूड कैटेगरी में आता है। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्सेस हीट निकल चुकी है और एक्सपेक्टेड फ्यूचर एनुअल रिटर्न अब लगभग 5.7% निकल के आ रहा है। T5 जोन्स वैल्यूएशन। आगे से जब भी आप बफेट इंडिकेटर को देखें तो मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसको 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। उसको दिमाग में रख के इसे समझिएगा। सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड ये कब होता है? जब रेशो 73 के या 73 से नीचे हो, ये जैकपॉट जोन होता है। मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड कब होता है? जब ये 73% से 94% के बीच में हो, यहां खरीदारी शुरू की जा सकती है। तीसरा जोन है फेयर वैल्यूड, जहां पे करंटली मार्केट है 94% से 115% का जोन। हम आज इसी जोन में खड़े हैं 114.42%।
मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड, दैट इज द फोर्थ जोन। 115% से 136% का जो जोन है, इस जोन को हम हमेशा कॉशियस के रूप में देखते हैं। और एक जोन है सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड, जब ये रेशो 136% क्रॉस कर जाए, यहां नए पैसे डालना खतरनाक हो सकता है। मॉडिफाइड रेशियो के लिए भी ये जोन्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। वहां 103% से 122% मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड होता है, लेकिन हम वहां भी 102.65% पर हैं, यानी फेयर वैल्यूड जोन में खड़े हैं। करंट जोन्स का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो है अब आपके फेवर में शिफ्ट होना शुरू हुई है। अगर आप मार्केट में बिगिनर्स हैं तो याद रखिए, हमारी कंपनीज अब ग्लोबल हो चुकी हैं। डोमेस्टिक जीडीपी के मुकाबले हमारा मार्केट कैप इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी टॉप कंपनीज पूरी दुनिया से रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो 114% को देखकर डरना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि अब हम एक रीजनेबल जोन में आ चुके हैं। रिलायंस, टीसीएस और टाटा मोटर्स जैसी कंपनी का काफी बड़ा चंक जो है रेवेन्यू का, वो बॉर्डर के बाहर से आता है। तो पैसा इंडिया की जीडीपी में उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेकिन उनका मार्केट कैप तो जरूर बढ़ता है। इसके अलावा इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, वो फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। पहले जो बिजनेस अनऑर्गेनाइज थे, वो अब धीरे धीरे लिस्टेड कैटेगरीज में आ रहे हैं। इकोनॉमी तो वही है, लेकिन वो वेल्थ अब स्टॉक मार्केट पर विजिबल हो रहा है। इसीलिए 114 का रेशियो 2026 में वैसा ही फेयर है जैसा पुराने जमाने में 80% हुआ करता था। दी अर्निंग्स व्यू, पी रेशियो एनालिसिस सिर्फ इंडिकेटर काफी नहीं होता है, हमें अर्निंग्स भी देखना होगा। निफ्टी 50 का करंट ईपीएस है 1138.2। प्राइस करेक्शन के बाद में निफ्टी का पी रेशियो अब है सिर्फ 19.6। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हमारा 10 साल का एवरेज पी लगभग 22.6 रहता है। आज हम 19.6 पर है। इसका मतलब है कि मार्केट अपने एवरेज से लगभग 13% डिस्काउंट पर मिल रहा है। और फरवरी 2021 में ये पी 42 पे चला गया था। आज हम उस पीक से 53% नीचे वैल्यूशन पर है। प्राइस तो 15% गिरी है, लेकिन उस कारण से वैल्यूशन अब धीरे धीरे अट्रैक्टिव बन रहा है। नो इमोशन, ओनली रूल्स, ओनली डेटा। डेटा बोल रहा है कि मार्केट एक्सपेंसिव नहीं है। द एसेट व्यू, प्राइस टू बुक रेशियो एंड द मेथोडोलॉजी शिफ्ट। अब बात करते हैं पीबी रेशियो की, जो करेंटली अराउंड 3.1 के आसपास है। हमारा 10 ईयर का एवरेज लगभग 3 है। लेकिन याद रखिए इंजीनियरिंग सीक्रेट को, अक्टूबर 2023 में आपको शायद याद भी होगा, एनएससी ने पीबी रेशियो के कैलकुलेशन में परिवर्तन लाया। स्टैंड अलोन से हटकर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पर अब होने लगे। इस मेथोडोलॉजी चेंज की वजह से पीबी रेशियो नेचुरली लगभग 20% नीचे शिफ्ट हो गया है, बिना किसी प्राइस चेंज के। इसका मतलब आज का 3.1 पीबी पुराने 3.1 से कहीं ज्यादा सस्ता और कॉम्प्रहेंसिव है। अगर हम 5 साल के एवरेज को देखें 3.3 और 3 इयर्स के एवरेज को 3.5 से अगर उसे कंपेयर करें तो आज हम मॉडरेट डिस्काउंट जोन में हैं। फ्यूचर फोरकास्ट, फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं? बर्स्टीन, पीएल कैपिटल और आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ये बड़े बड़े जो ब्रोकिंग हाउस है, उनका जो प्रोजेक्शन है FY27 का, वो अर्निंग ग्रोथ का है 14 to 15%। इसका मतलब फंडामेंटल्स और ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। FY26 का -5% रिटर्न एक प्राइस करेक्शन था जो वैल्यूशंस को फेयर करने के लिए जरूरी भी था, और अब वैल्यू और ग्रोथ के जंक्शन पर हम खड़े हैं। तो अभी हमने वैल्यूशन के बारे में बात कर ली। अब चेक करते हैं मार्केट के
मोमेंटम को, प्राइस एक्शन को, चलिए चार्ट पर चलते हैं। क्या आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? ज्वाइन डायमंड मेंटरशिप क्लब नाउ। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। अब मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आप कंसेप्चुअली समझ पाए। मैं दो पॉसिबल सिनेरियो के बारे में बात कर रहा हूं। वो होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइस एक्शन के अनुसार दो पॉसिबल सिनेरियो मुझे नजर आ रहे हैं। नंबर वन सिनेरियो कि अब ये फाइनेंशियल ईयर आज समाप्त हो गया, यानी मार्च का महीना भी समाप्त हो गया। अब मार्केट अप्रैल महीने में एक बाउंस बैक दिखा सकता है, और वो बाउंस बैक अगर अराउंड 7% के आसपास का हुआ, 6 to 7%, तो ये मान के चलिए कि ये करंटली मार्केट का करीब करीब बॉटम है। मैं 100-200 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं। ये हुआ सिनारियो नंबर वन। अब सिनारियो नंबर टू क्या है कि प्राइस और करेक्ट हो और EMA 55 को टेस्ट करके तब जाके ये बाउंस बैक करे। तो EMA 55 की आज वैल्यू कहां है? 21,182 पे। पहले ऑप्शन वन की बात करते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप देखिए, प्राइस जब भी करेक्ट होती है बार बार EMA 21 पे सपोर्ट लेती है और उसके बाद में बाउंस बैक करती है। मल्टीपल ओकेजन आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ करेक्शंस में। उसके बाद अगला क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है? EMA 55 पर ये सपोर्ट लेती है और तब बाउंस बैक करती है, जो ऑप्शन टू का सिनेरियो है। अब ऑप्शन वन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर आप देखिए एक पैनिक बटन ऑन हुआ है, क्योंकि करंट मंथ में निफ्टी 50 में करेक्शन है 11.31। इस तरह के जब वर्टिकल फॉल होते हैं, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस एक ट्रैप को क्रिएट करते हैं, जिसे लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, जहां रिटेलर डर के निकल जाते हैं। और वो वैसा वक्त होता है जब वॉल्यूम में सब्सटैंशियल राइज देखा जाता है। तो लोग क्या लॉजिकली सोचते हैं, अरे मार्केट इतना गिर गया और वॉल्यूम भी इतना तेजी से बढ़ा है, तो अभी मार्केट और गिरेगा। तो एक तो ये साइकोलॉजिकल वार है बिटवीन स्मार्ट मनी एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पैनिक बटन? यहां देखिए लास्ट वर्टिकल फॉल हुआ था 2020 में, वॉल्यूम में सब्सटैंशियल राइज था। आप चलिए जहां पर भी देखिए वर्टिकल फॉल हुआ, वॉल्यूम में सब्सटैंशियल राइज था। यहां जब करेक्शन एंड हुआ, वॉल्यूम में सब्सटैंशियल राइज था। अब आप जाके हिस्टोरिकली देखिएगा, इवन 2008 में भी जो बेयर मार्केट था उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ये तो एक ऑप्शन सिनारियो है, लेकिन इसके लिए हम तभी बोल पाएंगे कि EMA 21 रिक्लेम हो गई जब प्राइस कहीं ना कहीं 6 से 7% का जंप दिखाए आने वाले महीने, यानी अप्रैल महीने में। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर टू की। यहां देखिए ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था प्राइस का, ये रेजिस्टेंस था, यानी ये राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था, जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ? ये जब भी करेक्शन हुआ है, ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम करने लगी। रोल चेंज हो गया, जो पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया। ये ट्रेंड लाइन जो है कोइंसाइड कहां कर रही है? ध्यान से देखिएगा तो EMA 55 पे कोइंसाइड कर रही है, जो हमने ऑप्शन टू के बारे में बोला। अब यहां देखिए डबल टॉप का फॉर्मेशन है। अब डबल टॉप का अपेक्स कहां है? 21,743। करंटली निफ्टी कहां ट्रेड हो रहा है? 22,331 पे। तो ये अपेक्स को अगर प्रोटेक्ट कर लेता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन होने से रुक जाएगा। ऑलरेडी ये वैल्यू जोन में आ चुका है, क्योंकि यहां देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, यहां ये सपोर्ट है। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है, ये डिमांड एरिया है, उसमें तो ये आ चुका है। इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला मार्केट का प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता, हम प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी हायर वॉल्यूम एंड अ फॉल इन अ सिंगल मंथ ऑफ 11.31% indicates the panic selling has already been taken place, and that is done normally by whom? Retail investors। वही तो ट्रैप में आते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं स्मार्ट मनी को। अब इन सब एनालिसिस के बाद में हम चेक करते हैं कुछ मोमेंटम इंडिकेटर को। विलियम परसेंटेज आर कहां दिख रहा है?
ये एब्सोल्युटली जहां से मार्केट बाउंस करता है -77.91 लेवल था इवन 2020 के बेयर मार्केट का, उसके ये नीचे आ चुका है, यानी प्राइस बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड है। वहीं अगर स्टोकेस्टिक की बात करें तो 2020 में परसेंटेज के जो होता है एलिमेंट स्टोकेस्टिक का, वो 22 पे आ गया था। अभी कहां पे आ गया है? ये 12.7 पे आ गया है। मतलब स्टोकेस्टिक भी इंडिकेट कर रहा है मार्केट ओवरसोल्ड है। आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई 43.47 पे है। तो एक तरह से ये अच्छा है कि ये ऊपर में है, क्योंकि इस लेवल से अगर कंपेयर करें तो एक पोटेंशियल एमडीआरपी हो सकता है, जैसे हम मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। अगर हम एमएससीटी को देखें तो एमएससीटी कहां पे आ गया था? इस जगह पे जब बेयर मार्केट समाप्त हुआ था वो आ गया था 934 पे, और अभी ये है 909 पे। मैं एमएससीडी लाइन की बात कर रहा हूं। अब दूसरा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि एमएससीडी में पैनिक सेलिंग जब होती है तो हिस्टोग्राम काफी बड़े बनते हैं। यहाँ देखिए काफी बड़ा हिस्टोग्राम है, यहाँ हिस्टोग्राम काफी बड़ा है, और उसके बाद डिमिनिशिंग मोमेंटम दिखाई देता है। आप देखिए हिस्टोग्राम धीरे धीरे छोटे बनते हैं और जीरो लाइन के ऊपर बनने लगते हैं। तो इवन एमएससीडी इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस इज टू मच ओवर एक्सटेंडेड ऑन डाउन साइड। तो ऑप्शन 2 के हिसाब से 21,137 से 21,743 का जोन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, जहां पर हो सकता है कि प्राइस गिरे भी तो बहुत शार्प रिकवरी होने की संभावना है, क्योंकि यहां पर EMA 55 भी है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन भी है, और अपेक्स भी है डबल टॉप का। वीकली चार्ट को देखते हैं तो वीकली चार्ट में तो और भी लग रहा है कि मार्केट यहां से बाउंस बैक करने की संभावना बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ने की संभावना है? आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, पैनिक क्रिएट हुई मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर ने मार्केट खुलते ही साथ गैप डाउन हुआ होगा तो वहां पर बेच दिया होगा डर से, और उसी जगह पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई और स्मार्ट मनी का एंट्रेंस हुआ, और उसके बाद मार्केट ने ये रैली किया। तो ये एंटायर कैंडल का जो जोन है ये इसका डिमांड एरिया है, और यहां पर जो गैप था वीकली गैप जो अराउंड 22,923 था वो ऑलरेडी फिल हो गया है। अब आप बोलेंगे कि निफ्टी में यहां पर भी गैप है, तो आप जब से निफ्टी लॉन्च हुआ है गैप केवल देखेंगे तो बहुत सारे गैप ऐसे हैं जो अभी तक अनफिल्ड है। जब आपको टाइम मिले तो आप हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को चेक कीजिएगा। यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये देखिए गैप नंबर 1 है, ये है गैप नंबर 2, और ये है तीसरा गैप जो पोटेंशियली एग्जॉशन गैप हो सकता है। और जब एग्जॉशन गैप बनते हैं तो मार्केट में एक बाउंस बैक की संभावना बनती है। अब वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो तो वक्त बताएगा। कंफर्मेशन तो तभी मिलेगा जब कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनेंगे और या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। हम यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमको क्या वॉच करना है? सबसे पहला लेवल वॉच करना है, क्या मार्केट 23,619 जो कि एक गैप है डेली चार्ट में, क्या उसके ऊपर में वो क्लोज होता है? क्योंकि उसके ऊपर में क्लोज होने का मतलब है कि प्राइस फिर रिक्लेम कर लेगी SMA 144 को। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो यहां पर भी विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड, स्टोकास्टिक ओवरसोल्ड, RSI ओवरसोल्ड, MACD ओवरसोल्ड। डेली चार्ट में बात करें तो देखिए ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, और ये एग्जॉशन गैप पोटेंशियली हो सकता है। सब्सटेंशियल राइज इन दी वॉल्यूम है। और डेली चार्ट में भी अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर पर एक नजर डालें कि विलियम परसेंटेज आर भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, स्टोकास्टिक भी ओवरसोल्ड है, और आरएसआई में बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ है। दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन टेक्निकली मुझे देखना होगा कि वाकई में ये बुलिश स्विंग ब्रेकआउट है। नहीं, ये बुलिश स्विंग ब्रेकआउट नहीं है। अगर RSI 40.12 के ऊपर चला जाता है तो टेक्निकली ये बुलिश स्विंग ब्रेकआउट होगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कहां पर? MACD में। MACD देखिए बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, हिस्टोग्राम का साइज छोटा होना चालू हो गया है।
इसका मतलब डिमिनिशिंग मोमेंटम सडनली है डाउन साइड में। अब 23,619 के लेवल पे हमें एक अलर्ट सेट करना है, आपको भी अलर्ट सेट करना है, मैं भी अलर्ट सेट करूंगा, क्योंकि इस लेवल के बाद से फिर से हमें एनालिसिस करके देखना होगा, क्योंकि अगर 23,619 का लेवल निकाल लेता है तो इसका मतलब बुल्स के स्ट्रेंथ का पता लगेगा, क्योंकि ये गैप को फिल करेगा और EMA 21 के ऊपर में पोटेंशियली ये क्लोज होगा, जो काफी दिनों से क्लोज नहीं हुआ है। तो लेट अस वॉच दैट लेवल। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अभी तक देखा है तो मैं आपके पेशेंस की तारीफ करता हूं। कमेंट करके मुझे बताएं कितने लोग हैं जो यहां तक वीडियो को देखा है। लेकिन यहां तक अगर आपने बिना स्किप किए हुए देखा है तो आज आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है कि किस तरह से मार्केट के वैल्यूशन को एंड अर्निंग्स को और मोमेंटम को कंबाइन करते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से पॉसिबिलिटी को, मार्केट में प्रोबेबिलिटी को असेस कर सकें। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क कि आपको अपने चार्ट के ऊपर में अलर्ट सेट करना है 23,619, जो कि गैप एरिया है। उसके ऊपर में अगर कोई कैंडल डेली चार्ट पर क्लोज हो जाती है और उस कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू होता है, तो फिर वापस आइए इस वीडियो में और कमेंट करके मुझे बताइए, हम फिर से इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे और नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, डिसिप्लिन रहिए। जय हिंद।